नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद भाई एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी में। और यहां हम लोग बात कर रहे हैं केवीएस को लेके। केवीएस स्पेशल को ध्यान में रखते हुए एक वीडियो बनाया जा रहा है और टाइम कम है, इसलिए डेली वीडियो आपके सामने आपके सम्मुख लाया जा रहा है कि जल्दी जल्दी आप सारे वीडियोस देखिए, समझिए कॉन्सेप्ट को। जो भी चीज छूट गया है, हालांकि आपके पास बहुत सारे मैटर है, लेकिन बहुत सारे मैटर बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के भी दिया जा रहा है, हालांकि कुछ बहुत अच्छे भी हैं। खैर, हमें तुलना नहीं करना किसी से। आप देखिए, समझिए और खुद ही समझने का प्रयास करिए। जो लोग नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। क्योंकि केबीएस के बाद यूपी टेट और सीटेट और सुपर टेट भी आएगा, उसके लिए भी पैडागोजी लेके आऊंगा मैं। तो आप जुड़े रहिए, साथ साथ में हम लोग करेंट भी पढ़ रहे हैं। करेंट के भी जो नॉलेज है वो भी आपको प्रदान किया जा रहा है, साथ साथ में ओके प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं केवीएस की। तो केवीएस की मैंने यूनिट ए समाप्त कर दिया है, यूनिट बी का एक टॉपिक खत्म हो चुका है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। आज हम लोग यूनिट बी के सेकंड चैप्टर पे चल रहे हैं और सेकंड चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर एप्लीकेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो आपके अधिगम को प्रभावित करते हैं। ओके, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो आपके अधिगम को प्रभावित करते हैं, आपके अधिगम को खराब कर रहे होते हैं या तो बहुत बेहतर कर रहे होते हैं। ओके, तो ये फैक्टर है। फैक्टर होता क्या है? फैक्टर होता है, जैसे मान लो कि कोई भी कारक है, उसके छोटे छोटे टुकड़े जो हमारे चीजों को, हमारे अधिगम को या हमारे किसी भी चीज को प्रभावित कर दे, उसको फैक्टर्स कहते हैं। तो फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? फैक्टर इज पार्ट ऑफ द होल। एक पूरे होल का छोटे छोटे टुकड़े में बांटना ही क्या कराता है? फैक्टर कराता है, कारक कराता है। ओके, इतना समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? अब अधिगम के को ध्यान में रखते हुए फैक्टर पढ़ने हैं। तो अधिगम को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? एक तो पर्सनल ग्रोथ है, यानी व्यक्तित्व का मनोविज्ञान, यानी पर्सनल के हिसाब से भी क्या क्या ऐसी चीजें जो प्रभावित करती हैं एजुकेशन को। इन्वायरमेंट हमारा हमारा वातावरण प्रभावित करता है, हमारा स्कूल प्रभावित करता है और हमारा टीएलपी भी प्रभावित करता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो भी काफी बड़े पैमाने पे हमें प्रभावित करता है। ओके, समझ में? ये सारे जो है वो हमारे कारक हैं, प्रभावित करते हैं। तो हम लोग वन बाय वन एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर इनमें ऐसा कौन कौन से कारक है कि जो हमें ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो सबसे ज्यादा पहला चीज है पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर से कौन कौन से हैं जो प्रभावित करते हैं, तो जानना जरूरी है। पर्सनल यानी व्यक्तिगत कारक जो होता है हमारा, व्यक्तिगत कारक जो है वो कौन कौन से हैं? तो पहला कारक है हमारा बुद्धि, इंटेलिजेंस। यानी बुद्धि जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित करती है हमें, हमारे सोच पे, हमारी थिंकिंग पे, हमारे रहन सहन पे, हर चीज पे। अगर बुद्धि इंटेलिजेंस की बात करें तो हम प्रतिभावान हैं, मन बुद्धि सामान्य है, ये डिपेंड करता है हमारी बुद्धि पे। और बुद्धि बहुत ज्यादा प्रभावित करती है हमारे अधिगम को। आप अगर प्रतिभावान है तो बहुत जल्दी 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 चीजों को कैच करते हैं। मन बुद्धि थोड़ा टाइम लगाता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी होती है, काफी मेहनत करनी होती है, तब जाके बच्चा में सीखता है। तो ये फैक्टर पहला बुद्धि। दूसरा इंटरेस्ट होना चाहिए भाई, रुचि होनी चाहिए। जितना बालक में रुचि होगी, जितना बच्चा इंटरेस्ट लेगा उतना वो सीखेगा, नहीं लेगा नहीं सीखेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। तीसरा है मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरणा। क्या है? मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। यानी आप बालक अगर अभिप्रेरित है, उसको मोटिवेट किया जाए, वाह बेटा वाह आपने तो बहुत बढ़िया काम किया, तो मोटिवेशन, मोटिवेशन दो तरीके से होते हैं, बाहरी आंतरिक। अगर आप आंतरिक मोटिवेट हो, ठीक है, तब तो सोने पे सुहागा है, यानी आप बहुत अच्छा बेहतर रिजल्ट दे जाओगे। तो ये अभिप्रेरणा है, बाहर से शिक्षक द्वारा, गार्जियन द्वारा, पेरेंट्स द्वारा, समुदाय द्वारा भी मोटिवेशन दिया जाता है, वो भी काफी काम करता है। तो अब मोटिवेट है आप, तो आपका जो तरीका है वो बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे आप लोग कमेंट करके बताते हो अच्छा हो रहा है सर, बढ़िया लग रहा है, एक मैसेज डेली आता है, हर वीडियो पे आता है, तो बहुत खुशी होती है। ओके, तो इस तरीके से है ना, तो अभिप्रेरणा है। उसके बाद इमोशंस, हमारे संवेग, संवेग भी काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं हमारे इमोशंस। अगर हम इमोशनल हैं, ज्यादा इमोशन में हैं, तो शायद अधिगम कहीं ना कहीं पढ़ाई नहीं होगी। भाई पतिदेव से लड़े हैं या गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई है या कुछ और हो गया है, तो शायद पढ़ने में मन भी ना लगे। तो कहीं ना कहीं संवेग आपके अधिगम को प्रभावित करेगा। अगर संवेग आप मोटिवेट है, बहुत बढ़िया, अरे वाह हम खुश है, तो शायद पढ़ाई भी दुगुना हो जाए। तो ऐसे भी चीजें हो सकती हैं। तो संवेग, हमारे इमोशंस भी हमारे अधिगम को काफी
प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, परिपक्वता जो है, परिपक्वता, मेच्योरिटी, मेच्योरिटी जो है वो भी समय के साथ बढ़ जाना चाहिए। जितना समय बढ़ता है उसी के हिसाब से बढ़ते हुए वो भी काफी हद तक हमारे जो अधिगम है उसको प्रभावित करता है। ये सब पर्सनल है। ओके, नेक्स्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है, सेल्फ का कॉन्सेप्ट जो है वो भी सही होना चाहिए। वो जितना बेहतर होता है कॉन्सेप्ट, यानी आपका पूर्व ज्ञान जितना अच्छा होता है, आगे के ज्ञान को जोड़ना उतना ही आसान होता है। तभी टीचर कहता है बेटा एक काम करो, घर जाओ उसको पढ़ के आना, कल मैं पढ़ाऊंगा। इसके पीछे रीजन ये है कि वो एक बार घर पे जाके रिवाइज करे, पढ़े और पूर्व ज्ञान लेके आए, तो नया ज्ञान जोड़ना और आसान हो जाता है। ज्ञान बहुत अच्छे से जुड़ता चला जाता है, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान जोड़ने में मदद मिलती है, जिससे ज्ञान अधिगम और ज्यादा प्रभावित हो जाता है। अगर ज्ञान नहीं जुड़ता पूर्व ज्ञान से तो कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता, और समझ में नहीं आता तो शायद अधिगम भी कम हो जाता है। तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट वाला जो कार्यक्रम है वो है। नेक्स्ट, लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल जो आपके पढ़ने का तरीका है, जो लर्निंग स्टाइल है, अगर वो अच्छा नहीं है, ठीक है, लर्निंग स्टाइल कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करता है। अगर लर्निंग स्टाइल बहुत बढ़िया है, आपके पढ़ने का तरीका अच्छा है, बैठ के कुर्सी मेज पे बढ़िया से बैठ के पढ़ते हो, तो आपका तो फिजिकल सही होता है और साथ ही साथ आपके जो सारी ऑर्गन्स है वो सही होते हैं, दिमाग सही होता है, सही से वर्क करता है। सो के पढ़ते हैं, धीरे धीरे सो जाते हैं, काम खत्म। तो ऐसा भी होता है। तो ये भी चीज़ है, पढ़ने का एक तरीका होता है। कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, कोई दिन में पढ़ते हैं, कोई लिख लिख के पढ़ते हैं, कोई याद कर जाते हैं, कोई समझ लेते हैं। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं, सबके अपने अपने फैक्टर्स होते हैं। जो भी जिस तरीका में विधि चेंज करने से, तरीके चेंज करने से पढ़ाई का माहौल खराब होता है और शायद प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो जो आप जैसे पढ़ रहे हो आप पढ़ो, वैसे पढ़ना जरूरी है। तो लर्निंग स्टाइल है वो भी। तो ये सब क्या है, हमारे पर्सनल कारक, ये सब व्यक्तिगत कारक है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल कारक। वातावरणीय कारक कौन कौन से होते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। वातावरण यानी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी फैमिली, हमारा परिवार। हमारा परिवार हमारे अधिगम को बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। यानी परिवार जितना ज्यादा प्रभावित करता है उतना ज्यादा शायद कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो परिवार हमारे अधिगम को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। हमारे रहन सहन, हमारे सोचने का तरीका, हमारी सूझबूझ, हमारी नैतिकता, हमारी सभ्यता, ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे परिवार पे। परिवार में पढ़ने का माहौल है तो अधिगम भी अच्छा होगा, परिवार में पढ़ने का माहौल शायद कम है तो अधिगम भी खराब हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि परिवार में पढ़ने का माहौल डेवलप करना चाहिए ताकि बच्चा पढ़े। दूसरा हमारा समुदाय है, कम्युनिटी है, और स्पेशली नेबर कम्युनिटी यानी हमारा पड़ोसी समुदाय जो हो वो बेहतर होना चाहिए। पड़ोसी अगर समुदाय, पड़ोसी अगर हमारा पढ़ा लिखा है तो हम भी पढ़े लिखे हो सकते हैं, या हमारे बच्चे पढ़े लिखे हो सकते हैं, या वो बच्चों को समझ सकते हैं कि कैसे क्या करना है। जैसे अब पड़ोसी का बच्चा दिन भर खेल रहा है, अपने बच्चों को कहेंगे बेटा पढ़ लो, कहेगा वो तो नहीं पढ़ रहा, ठीक है, तो अब जबरदस्ती कितने देर बैठाओगे। तो बच्चे का मन ही तो है। तो अगर बच्चा पढ़ा समझदार है, पड़ोसी समझदार है, पढ़ा लिखा है, बेटा धूप में मत घूमो, चलो पढ़ाई करके भी वो भी पढ़े साथ साथ, तो वो भी पढ़े, तो इससे अधिगम भी अच्छा हो जाएगा, बच्चे का भी अधिगम हो जाएगा, समझदार हो जाएगा। तो सोचने समझने के तरीके या बुझने के, पढ़ाने तक के तरीके को, अधिगम को प्रभावित करने में पड़ोसी समुदाय जो है वो काफी कारगर होता है। नेबर कम्युनिटी जो होता है काफी कारगर होता है। उसके अलावा हमारी सभ्यता है, हमारे सोशियो कल्चर है। सोशियो कल्चर यानी जिसमें बच्चों को ये समझाया जाए कि किसी प्रकार का राष्ट्र, धर्म, राष्ट्र तो है ये, कास्ट, धर्म और रेसेस, कलर या किसी भी आधार पे भेदभाव करना उचित नहीं है। ये बच्चे को हमें समझाना है। हमारे समुदाय, हमारे जो परिवार है, हमारे जो समाज है, वो बच्चों को ये डेवलप करे कि इस तरह का भेदभाव अच्छी बात नहीं होती, भेदभाव करना अच्छी बात नहीं होती, भेदभाव न करें, तो जाके बालक जो होगा वो सीख लेगा। ओके, तो ये हमारा इन्वायरमेंटल का सर्विस थे, इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है वो है। नेक्स्ट जो है वो है स्कूल। और स्कूल जो है प्रभावित करता है हमारी व्यवस्था को, विद्यालय। अब विद्यालय जो है वो काफी प्रभावित करता है, उसके सोचने समझने का तरीका, उसके रहने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, उसके मोरल एथिक्स, उसकी नैतिकता, उसकी वैल्यूज,
उसके एजम्पशंस, ये सब कुछ जो है वो स्कूल दे रहा होता है। उसका अधिगम बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा होता है, उसका संज्ञान बड़े पैमाने पे बढ़ा रहा होता है, जिसकी वजह से उसका अधिगम भी बेहतर तरीके से हो रहा होता है, उसकी दूरंदेशी बढ़ा रहा होता है, उसको सूचनाओं को प्रदान किया जाता है, उसको ज्ञान दिया जाता है, जिससे अधिगम बड़े पैमाने पे फैल सकता है। अब इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो स्कूल के अंतर्गत है, जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि हम बाला का प्रयोग करते हैं, बिल्डिंग लर्निंग एड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बच्चा ज्यादा से ज्यादा अधिगम कर सके, ताकि अधिगम प्रभावित ना हो और अच्छा सीख सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यही आपके हेडिंग है, आपके टॉपिक भी है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं स्कूल के बारे में। अब हम लोग देखते हैं स्कूल से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला डिजाइनिंग क्लासरूम, जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या क्या है। हम एक क्लासरूम जब सजाते हैं तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं ताकि क्लास में बच्चे का फायदा, बच्चे का अधिगम अच्छा हो, प्रभावित हो। तो सबसे पहला है शुड फुलफिल एम एंड एजुकेशन। सबसे बड़ी चीज है कि स्कूल में एजुकेशन की जो एम है उसको पूरी तरीके से दर्शाया जा सके, दिखाया जा सके, यानी एजुकेशन का जो सर्वांगीण विकास करने का ध्येय है उसको बच्चों को सही तरीके से समझाया जा सके। तो क्लासरूम ऐसा हो जो ध्येय समझा सके। ओके, नेक्स्ट शुड इंश्योर अंडरस्टैंडिंग द होल टॉपिक्स। आप ध्यान रखें कि उस क्लासरूम में बच्चे का पूरा टॉपिक डिस्क्राइब होना चाहिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे एक दीवार पे क, एक पे एबीसीडी, दूसरे पे नंबर, अगर ऐसे होता है तो बच्चे को पूरी चीजें जो है सामने दीवार पे होती है और आधी चीजें वो दीवार सिखा रहा होता है। तो क्लासरूम का डिजाइन इसी तरीके से करना है ताकि बच्चे का जो एम है, एजुकेशन का जो एम है, बच्चे को जो सिखाना है वो सामने दर्शाए। ओके, अकॉर्डिंग टू नीड है स्टूडेंट, स्टूडेंट का जो नीड है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है कि स्टूडेंट क्या चाहता है, क्या जरूरत है, बच्चे को भविष्य में भी क्या जरूरत है, इसको ध्यान में रखते हुए ही समझाना है। अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप किस बच्चे का है, छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, किस क्लास का बच्चा है, उसको ध्यान में रखते हुए ही अपने क्लास का डिजाइन करें। सभी क्लास के डिजाइन अलग अलग होते हैं। छोटे बच्चों के क्लास में काफी क्रिएटिविटी होती है, काफी पैटर्न्स होता है, पेंटिंग्स होती है, खेलने का जगह होता है, ये सब। अब बड़े बच्चों में तो खेलने का जगह नहीं होगा ना, खेलने का मैदान तो नहीं बनाएंगे, झूला तो नहीं बना देंगे ना, 10th क्लास वाले झूला। तो इस तरीके से तो हर एक क्लास का अपना अपना, हर एक एज का अपना अपना डिजाइन, अपने अपने क्लासरूम डिजाइन होते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप स्टूडेंट लर्निंग नीड फॉर ऑल लेवल ऑफ स्टूडेंट, जितने भी लेवल्स हैं, चाहे वो 9th के हो, 10th के हो, 6th के हो, 5 के हो, 1 के हो, 2nd के हो, तो जरूर क्या है कि उसके नीड को पहचानो और उसके स्टूडेंट की हर एक नीड को पूरा करने का पूरा प्रयास करो। जैसे मैथ का फॉर्मूला एक जगह लिखा होता है या पीरियोडिक टेबल लगा होता है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें लगे होते हैं, चार्ट पेपर लगा होता है, जैसे बच्चे धीरे 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 चीजों को सीखे। हर साल चेंज करना जरूरी है, याद रखिएगा, हर साल मॉडिफाई करना जरूरी है क्लासरूम को, हर साल चेंजेस जरूरी होते हैं क्लासरूम में। ओके, तो ये चीजें होनी चाहिए। तो ये डिजाइनिंग है क्लासरूम की, क्लासरूम को कैसे डिजाइन करे कि वो सिखाए, एजुकेशन के एम को सिखाए, नैतिकता, मोरलिटी, और ये सर्वांगीण विकास जो बच्चे का है वो वहाँ पे सिखाए। प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज, क्या क्या प्लानिंग करेंगे स्टूडेंट एक्टिविटीज कराने के लिए, वो कराना है। तो पहला तो कोरिलेटेड लर्निंग विद पास्ट, यानी जो चीजें सिखानी है वो कोरिलेट आपके लर्निंग से होना चाहिए, जो पीछे चली गई है, पीछे पढ़ा दिया गया, उससे भी कोरिलेट करते हुए, जो आगे पढ़ाना है उससे भी कोरिलेट करते हुए ही चीजों को पढ़ाया जाए, चीजों को एक्टिविटी कराया जाए, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख सके। जैसे झांसी की रानी का हम लोग प्ले करवा देते हैं, तो प्ले में क्या होता है, झांसी की रानी बच्चे पढ़े होते हैं, उसको जब प्ले करते हैं तो याद रहता है, कंठस्थ हो जाता है। ऐसी चीजें भाव के साथ, इमोशंस के साथ बच्चे याद करते हैं। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंस, यानी ऐसा करें कि उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंस को यूटिलाइज करें, बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखे, ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करे उस चीजों के बारे में। रिवीजन एंड प्रैक्टिस, जितना ज्यादा रिवीजन हो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करे बच्चा, एक्टिविटी उतनी अच्छी होती है, उसका तरीका अच्छा होता है, अधिगम उतना ही बेहतर बेहतर हो सकता है। ओके, प्रॉपर फीडबैक रिइंफोर्समेंट, सही करने पे फीडबैक भी देना है, रिइंफोर्समेंट भी देना है, समझाना भी है और अच्छा भी कहना है, ताकि उसे अच्छा भी लगे और मोटिवेट होकर बार पढ़ सके, उसका पर्सनल व्यू है ये। और लास्ट है सुटेबल लर्निंग मेथड्स, एक अच्छा मेथड इस्तेमाल करें जिससे बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख सके। ओके, नेक्स्ट है क्रिएटिव लर्निंग स्पेस इन स्कूल, क्या क्रिएशन क्या क्या करेगा, स्पेशल प्रतियोगिताएं भी कराता है क्रिएशन में, इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे क्रिएटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रंगोली प्रतियोगिता और बाकी सारी प्रतियोगिताएं भी कराता है, जिससे बच्चा इंटरेस्ट लेता है और ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखता है। साथ ही साथ प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट दिखाता है कि आपको कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है,
बोलना है, ये सब चीजें भी जो है वो काफी प्रभावित करती है। प्रॉपर लाइटिंग कैन बी मॉडिफाइड, लाइट अच्छी होनी चाहिए ताकि दिखे ही ना क्या फायदा, तो लाइट बहुत बेहतर हो ताकि बच्चा अच्छा दिखे, अच्छा खेले, महसूस करे, हर चीज एक एक पिन पॉइंट आपको दिखाई दे। काम एंड पीसफुल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट बिल्कुल शांत वाला माहौल होना चाहिए, इसीलिए स्कूल को गांव से बाहर किया गया है किनारे पे, ताकि भीड़ भाड़ ना हो, शांति का माहौल हो और आराम से बच्चा पढ़ सके। और अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिंग एंड सेल्फ एक्सप्रेशन जो होता है, अपॉर्चुनिटी दे कि ये बच्चा सीखे, बच्चा इससे बेहतर सीख सके। ओके, तो ये जो चीजें हैं जो स्कूल रिलेटेड है, यानी डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन है, जो प्लानिंग है स्टूडेंट एक्टिविटीज का और क्रिएटिंग लर्निंग स्पेस, ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टीएलपी, कि टीएलपी क्या होना चाहिए, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है रिलेटेड, जो हम लोग स्कूल और 4 पर्सनल एनवायरनमेंट देखिए, तो ये चौथा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी टीएलपी क्या क्या करता है। तो पहली चीजें तो शुद्ध जो है मेथड ऑफ लर्निंग जो है, लर्निंग जो है इसी के हिसाब से प्रभावित होता है। लर्निंग जो है वो बेहतर हो सकती है इसी के अकॉर्डिंग। ओके, अगर टीएलपी अच्छा हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छा हो, तो हमारे विधियों का इस्तेमाल करें, और विधियों का इस्तेमाल करते ही हमारी लर्निंग प्रोसेस अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है। साथ ही साथ हमें मीडिया का प्रयोग करना है, मीडिया का प्रयोग करना है। मीडिया मतलब सिर्फ जो जी न्यूज और आज तक वाले हैं वही नहीं है, हमारे मीडिया का मतलब होता है दूरदर्शन, और दूरदर्शन का इस्तेमाल करते हुए हमें चीज़ों को सिखाना है। गूगल पे लेके आए और एनिमेशन लेके आए, पिक्चर्स लेके आए, इसके माध्यम से भी बच्चों को हमें सिखाना है, दिखाना है, और जब देखेगा बच्चा तो टीएलपी जो होगा बहुत ही बेहतर हो सकता है। तो मीडिया का प्रयोग हमें भर भर के करना है, ठीक है, हो गया। और टीएलपी के अंतर्गत बहुत सारी क्रिएटिविटी भी ले आनी है क्लासरूम में, जैसे मिट्टी के घड़े बनाना, मिट्टी के क्ले के बहुत सारे पेंटिंग्स बनाना, डिजाइन बनाना, कलर पेंटिंग, वाटर पेंटिंग, ठीक है, इस तरह की एक्टिविटीज, गेम खेलना, ठीक है, ताइक्वांडो हो गया, या बहुत सारे प्रोसेस हो गए, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सभी चीजें टीएलपी के हकदार होते हैं, क्रिकेट है ना, तो ये सभी चीजें टीएलपी में मदद करते हैं। ओके, तो क्लासरूम के अलावा बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हैं जिसके माध्यम से बच्चे का जो मेथड है, जो सिखाने का, वो अधिगम को और ज्यादा प्रभावित कर सके, ऐसे में आता है क्या हमारे टीएलपी। ओके, और बहुत सारे मेजर लर्निंग प्रोसेस भी होते हैं इसके अलावा, जो हम पढ़ाते हैं वो भी इसी में आते हैं, पढ़ाने का तरीका जो होता है वो भी इसी में आता है, ठीक है। जो लर्निंग प्रोसेस है वो, अगर लर्निंग प्रोसेस आपका अच्छा है, बेहतर तरीके से आप समझाते हैं, खुल के समझाते हैं आप, ओके, तो बच्चे को भी अच्छी चीजें समझ में आती है। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आज जो मेथड था जो हम लोगों ने पढ़ा, लर्निंग देयर इम्प्लीकेशंस, कैसा लगा जरूर बताइएगा, और नोट डाउन करते रहिए, नोट डाउन से ज़्यादा जरूरी है समझते रहिए वीडियो को, और कुछ भी ना समझ में आए आप मैसेज कर सकते हैं तुरंत। ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर क्लियर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें।